किचकिच मत करो बुढ़िया। इन दिनों वह और भी कमजोर और असक्त होती जा रही थी। जीवन की डोर जैसे हाथ से छूटती जा रही थी। वह अक्सर यह जुमला दोहराती कि अब भला मुझ बुढ़िया से किसी को क्या मतलब, मेरे बीमार पड़ने से क्या फर्क पड़ता है। और यह सब सुनकर उनकी कर्कशा बहू का बड़बड़ाना चालू हो जाता था। ज्यादा किचकिच मत करो बुढ़िया, जितना कर रही हूँ उतना ही बहुत है। इनकी तो आदत ही है कि पहले सबके सामने खूब काम करने का बहाना करेंगी, सबसे तारीफ बाटोरेंगी और उसके बाद बीमार होने का नाटक करके सबसे सहानुभूति लेंगी। इनके तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। ऐसा नहीं है, माँ सच में बहुत थक जाती है। उन्हें इतना काम करने की आदत नहीं है और तुम्हारी मदद करने के लिए ही वो इतना काम करती है। तुम ऐसा मत सोचो कि वह सहानुभूति या प्रशंसा पाने के लिए काम करती है, सुरेश ने दबे स्वर में समझाया। और इधर भैया भाभी के कमरे से आती हुई आवाज से शिल्पा के कदम पलांच को रुक गए। वह सुबह जल्दी उठकर माँ के लिए मसाले वाली चाय बनाकर ले जा रही थी। उसका तो मन किया कि अभी जाकर उन दोनों को खूब खरी खोटी सुनाए, पर अभी सुबह सुबह वह कोई हंगामा नहीं खड़ी करना चाहती थी। इसलिए बड़े ही एहतियात से बिना चप्पल की आवाज किए वह सुधा जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। शिल्पा जब माँ के कमरे में आई तो माँ उठ चुकी थी और फ्रेश भी हो चुकी थी। पहले का अवसर होता तो सुधा जी बिना नहाए और ठाकुर जी की पूजा किए हुए मुंह में पानी भी नहीं धरती, पर अब बीमार शरीर इतना लाचार होता जा रहा था कि सारे नियम, व्रत, उपवास को दरकिनार करना पड़ रहा था। लो माँ, आपके लिए गर्मा गर्म चाय। माँ हौले से मुस्कुराई, पर उनके निस्तेज चेहरे और गले की उभरी नसों को देखकर उनकी कमजोरी और हालत का पता आसानी से लगाया जा सकता था। शिल्पा के सामने एक बारगी माँ का वो दपतपाया रूप सामने आ गया। कितना अच्छा स्वास्थ्य हुआ करता था माँ का, और अब कैसी हड्डियों का ढांचा बनती जा रही है। मुश्किल से उम्र के 7वें दशक में प्रवेश किया होगा सुधा जी ने, पर अभी उन्हें देखकर वह महीनों की बीमार लग रही थी। जब माँ चाय पीते हुए एक बार कमर सहलाते हुए कराहने लगी तब अनायास ही शिल्पा के मुंह से निकल गया, मैं तो पहले ही कहती थी कि ज्यादा काम मत करो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अपनी लाडली बेटी के मुंह से डांट के बोल सुनकर जहां एक तरफ सुधा जी को यह एहसास हो रहा था कि उनकी बेटी उनको कितना प्यार करती है, वहीं उन्हें इस बात का भी बड़ा मलाल था कि उनको यह काम मजबूरी में करना पड़ रहा था और उनकी बहू को उनके हालत की किंचित भी परवाह नहीं थी। पर प्रकट में सुधा जी शिल्पा से बोली, क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगी तब सब कहेंगे कि ये अब बूढ़ी हो गई है, अब यह किसी काम की नहीं रही, और मेरे बीमार रहने से किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा, और ऐसा कौन कहेगा, जरा मैं भी तो सुनूं। शिल्पा ने पूछा तो सुधा जी ने मौन साध लिया। दरअसल शिल्पा शादी के बाद यह तीसरी बार मायके आई थी और हर बार अपनी माँ को पहले से कमजोर ही देखती जा रही थी। उल्टा उसने तो सोचा था कि भैया की शादी के बाद माँ को थोड़ा आराम मिलेगा। संजोग कुछ ऐसा हुआ था कि शिल्पा की शादी के ठीक 1 महीने बाद ही उसके भैया सुरेश की भी शादी हो गई थी। वैसे सुधा जी दोनों बच्चों की शादी कराकर एक तरह से खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शिल्पा की शादी तो उसके पिताजी ही तय करके गए थे। हाँ, सुरेश ने अपनी पसंद की लड़की अंतिमा से शादी करने की जिद की थी, जो उसी के ऑफिस में काम करती थी। एक ही शहर में होने की वजह से उनका मिलना जुलना जब बाहर ज्यादा होने लगा तब सुधा जी ने भी दोनों की शादी जल्दी कराना ही ठीक समझा। वैसे तो अंतिमा अच्छी थी, पर घर का काम करने से बड़ा कतराती थी और सास के किए गए काम का मोल समझने के बजाय इसे ग्रांटेड लेती थी। शिल्पा की सहेली शिविका उसके मायके वाले घर के पास ही रहती थी। उसी ने उसे बताया था कि तुम्हारी भाभी तुम्हारी माँ से बहुत काम कराती है और अक्सर सुधा जी बीमार रहती है। पर जब शिल्पा मायके आती तो ज्यादातर काम अंतिमा को ही करते देखती।
तब उसे भी भाभी और भैया की बात सच लगती कि वह दोनों सुधा जी को ज्यादा काम नहीं करने देते हैं और माँ अपनी मर्जी से खुद को व्यस्त रखने के लिए ही काम करती रहती है। पर जब शिविका ने फिर से वही बात दोहराते हुए कहा कि इधर कुछ दिनों से आंटी दिखाई नहीं दे रही और वॉक पर भी नहीं आ रही है, लगता है बीमार है, तब शिल्पा को माँ की बहुत चिंता हुई। इधर एक तो फोन पर माँ की आवाज में थकावट साफ झलक रही थी, दूसरे शिविका ने बातों बातों में शिल्पा को फिर से बताया था कि सुधा जी का काम इतना बढ़ गया है कि अब वह सुबह की सैर को भी नहीं आ पाती। तब शिल्पा को लगा कि शिविका सही कह रही है। वैसे तो शिल्पा जब भी सुधा जी से पूछती कि माँ सच बताओ भैया भाभी आपके साथ माफिक व्यवहार कर रहे हैं कि नहीं, तब तो माँ हमेशा टाल जाती थी। इसलिए इस बार शिल्पा ने बिना फोन किए आना उचित समझा और अचानक शनिवार की सुबह सुबह मायके आ धमकी। चुपके से आई तो देखती क्या है कि भाभी अभी तक सो रही है और भैया दूध लाने गए हैं। उतनी सुबह माँ रसोई में चाय नाश्ते की तैयारी से पहले रसोई की सफाई कर रही थी और माँ को सर्दी भी हो रखी थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में अपने आप को शॉल से लपेटकर जिस तरह से माँ किचन में काम कर रही थी, शिल्पा को वह देखकर बहुत ही दया आ गई। शिल्पा को याद आ गया जब पापा जीवित थे तब उन्होंने माँ को कभी भी सुबह सुबह रसोई में इस तरह काम करने नहीं दिया था। हमेशा घर में जो भी कामवाली रखी जाती उसके साथ यह शर्त होती कि वह सुबह जल्दी उठकर आएगी और सबसे पहले किचन साफ करेगी। पर लगता है भाभी को सुबह देर से उठने की आदत थी, इसलिए कामवाली को भी देर से ही आने को बोल रखा था और माँ को सुबह सुबह चाय पीने की आदत ठहरी। आज सुबह माँ को किचन में चाय के लिए सॉसपेन और कुछ जूठे बर्तन धोते देखकर शिल्पा का कलेजा मुंह को आ गया। उसके मुंह से हठात निकला, यह क्या कर रही हो माँ? शिल्पा की आवाज इतनी तेज थी कि माँ के हाथ से भगोना गिर पड़ा और वह विंबार लगे हाथ से ही बर्तन उठाने लगी कि फिर उनको स्मरण हो आया कि अरे यह तो शिल्पा की आवाज है। फिर हाथ धोकर बोली, अरे बेटी, इतनी सुबह सुबह कैसे? इस बार तो तुम्हारा कोई फोन भी नहीं आया। कहकर उन्होंने जब शिल्पा को गले लगाया तो उनके बदन बिल्कुल गर्म था जैसे कि बुखार हो। शिल्पा कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पहले ही ऊपर से भाभी अपने कप्तान की डोरी बांधते हुए नीचे उतरी और शिल्पा को देखते हुए नकली खुशी दिखाते हुए बोली, अरे शिल्पा जीजी आप कब आए? अरे अम्मा जी आप किचन में क्यों आईं? थोड़ी देर में तो मैं चाय बनाने ही वाली थी ना। फिर शिल्पा की तरफ मुकातिब होकर बोली, क्या बताऊं शिल्पा जीजी, मैं भी अम्मा जी को कितना मना करती हूँ पर यह सुबह सुबह रसोई में पहुंच जाती है। पर तब तक शिल्पा बहुत कुछ समझ चुकी थी और जो नहीं समझती थी वह माँ की डबडबाई आंखों और थरथराते होंठ ने बता दिया था कि इतनी ठंडी में भी उन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। शिल्पा उस वक्त सामने से तो कुछ नहीं बोली। शिल्पा ने ना तो अपनी भाभी अंतिमा से लड़ाई की और ना ही माँ के साथ बैठकर चुगली की, बल्कि समस्या का बड़ा ही प्रैक्टिकल हल ढूंढा जिससे किसी को कोई भी ऐतराज नहीं था। अगले 2 दिन तक उसने 2-3 काम वालियों से बात किया और फिर एक शाम भाभी भैया और माँ के साथ खुलकर इस बारे में बात किया कि भैया और भाभी, मैं सोच रही थी कि चूंकि माँ को सुबह जल्दी उठने की ओर से बोलते ही चाय पीने की आदत है और अब इस उम्र में ठंड में उठकर सुबह उठकर चाय बनाना उनकी सेहत के लिए सही नहीं है, इसलिए कांवाली ऐसी रखी जाए जो कि सुबह तड़के माँ की चाय बनाकर चली जाए और दोबारा आकर नाश्ता खाना वगैरह बनाए। इससे किसी की नींद में भी खलल नहीं पड़ेगा और माँ को सुबह सुबह गरम गरम चाय भी मिल जाया करेगी। तब अंतिमा ने आगे बढ़कर कहा, यह तो अच्छी बात है जीजी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे दिन भर ऑफिस में भी नींद आती रहती है, क्योंकि मैं रात देर तक काम करती हूँ। मेरे ऑफिस का टाइम है 10:30 बजे है, इसलिए मैं अक्सर 7:30 या 8 बजे तक सोकर अपनी नींद पूरी करती हूँ।
अगर सुबह सुबह कोई कामवाली अम्मा चाय बनाकर दे जाए तब मेरी नींद भी पूरी हो जाए करेगी और अम्मा जी को चाय भी मिल जाया करेगी और उन्हें सुबह उठकर अपने लिए और सबके लिए चाय भी नहीं बनाना पड़ेगा। शिल्पा ने कहा। बिल्कुल कह रही है भाभी। एक कांवाली बुधनी है जो सुबह आने को तैयार हो गई। वह सबसे पहले माँ को एक कप चाय बनाकर देने के बाद ही किचन सफाई और बाकी काम करेगी। दोबारा 8 बजे फिर आकर घर के बाकी काम कर जाया करेगी। अभी वाली कांवाली से थोड़े ज्यादा पैसे तो लेगी पर उसे मैंने हिदायत के साथ रखा गए। उसे साफ साफ कह दिया गया कि इस ठंड में माँ को पानी छूने वाला कोई काम नहीं करने देना है। अब आप लोग भी उससे मिलकर आगे उसकी तनख्वाह वगैरह की बात कर लीजिए। और भाभी, आप यह मत समझना कि मैं आगे बढ़कर आपकी गृहस्थी में घुसपैठ कर रही हूँ। बस इतनी सी बात है कि एक बेटी होने के नाते मैं अभी माँ की परेशानी अच्छी तरह समझ रही हूँ। इसलिए उनकी सेहत और सहूलियत को देखते हुए यह बदलाव करने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोग की राय भी बहुत मायने रखती है। आपके मन में कोई और उपाय हो तो खुलकर बता सकते हैं। शिल्पा के ऐसा कहने पर मन ही मन अंतिमा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपनी सास को माँ के बराबर बिल्कुल नहीं समझा था। सुरेश भी शिल्पा के इस कदम से सहज महसूस कर रहा था। माँ की तबीयत में दिन प्रतिदिन गिरावट से वह भी बहुत परेशान था। आज शिल्पा ने बेहद प्रैक्टिकल समाधान दे दिया था। पर अंतिमा के मन में एक बात बुरी तरह चुभ रही थी तो उसने शिल्पा से पूछ ही लिया। और सब चीज तो ठीक है शिल्पा जी, लेकिन आपने यह क्यों कहा कि आप ही अपनी माँ की देखभाल कर सकती हो? क्या मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकती? अरे भाभी, आप इस बात को इतना दिल पर मत लगाइए। मेरे कहने का यह मतलब था कि आप अभी अभी आई है। अभी आपको माँ की आदतों के बारे में जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि मैं बेटी हूँ तो बचपन से मैं उनको और उनकी आदतों को अच्छी तरह समझती हूँ। कुछ सालों बाद तो आप मुझसे भी ज्यादा माँ को जानने लगेंगी। इसलिए मैंने ऐसा कहा। जिस तरह शिल्पा ने समझदारी से बात को संभाला था और अंतिमा को तकलीफ भी नहीं होने दी थी, वह काबिले तारीफ है। शिल्पा ने अंतिमा और सुरेश की उस दिन कही हुई बात का जिक्र तक नहीं किया और बड़े ही विनम्र शब्दों में अंतिमा से कहा कि भाभी, अगर आप सुबह उठ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पर माँ की उम्र हो गई है, इस उम्र में उनसे काम कराना सही नहीं है। यह सब कांवाली कर दिया करेगी, लेकिन माँ को तंग ना करें। शिल्पा की बात में दम था सो अंतिमा टालती कैसे, पर फिर भी अपनी सफाई में बोली। माँ को हम किसी काम के लिए नहीं बोलते, बस उनको ही शौक है घर का काम करते रहने की। और भाभी, इतना याद रखिए कि माँ का यह स्वभाव नहीं कि दिखावे या प्रशंसा के लिए काम करने या बीमार होने का नाटक करें। बोलते हुए शिल्पा की आवाज नर्म थी। जब उसने भाभी की आंखों में शर्मिंदगी के भाव देखे तो माहौल को हल्का बनाते हुए मुस्कुराकर बोली, जो बोला जाए सामने बोला जाए। कम से कम सास बहू की लड़ाई तो देखने मिलेगी। यूं शीत युद्ध से क्या हासिल होने वाला। शिल्पा की इस बात पर सब हंस पड़े। अगले दिन नई कामवाली बिहुनी को शिल्पा ने अच्छी तरह समझा दिया कि किस तरह उसे सुबह साफ सफाई से चाय बनाकर 2 मीठे और 2 नमकीन बिस्किट के साथ माँ को देनी है, जैसे शिल्पा आज तक अपने पापा को देखती आई थी कि वह कैसे माँ को राजरानी की तरह ट्रीट करते थे। घर में सुबह सुबह कामवाली के आने से अब सुधा जी को बहुत आराम रहने लगा था। शिल्पा की समझदारी से बिना झगड़ा किए बिना बात बढ़ाए समस्या का समाधान भी हो गया था और सुधा जी की तबीयत भी ठीक रहने लगी और घर में खुशहाली भी बनी रही। अब घर में जिस किसी को भी कोई बात कहनी होती सब मुंह पर ही कहते और खुलकर रहते। रिश्ते ऐसे ही तो फलते और फूलते हैं। इस तरह शिल्पा ने समझदारी से अपनी माँ की समस्या का समाधान भी कर दिया था और अपनी भाभी से अपना रिश्ता भी खराब नहीं होने दिया। रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है। ऊपर से भाभी और ननद का रिश्ता तो जितना नजदीकी का होता है, उतना ही इनमें तनातनी बनी रहने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है।
इसलिए इस रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी और बहुत संजीदगी से संभाल कर रखने की जरूरत है। यही काम शिल्पा ने किया। अब जब कभी शिल्पा मायके आती तो देखती कि भाभी और माँ का रिश्ता सामान्य है, और अब जब कभी सुधा जी बीमार पड़ती तो पूरा घर उनकी सेवा में लग जाता, और वह अपनों के प्यार दुलार से जल्दी ठीक हो जाती थी। ऐसा ही होना चाहिए। रिश्तों में अगर प्यार दुलार व अपनापन हो और एक दूसरे को सपोर्ट किया जाए तो किसी भी घर में सास बहू और ननद में ना तो कोई मनमुटाव हो और ना रिश्तों के दरकने की संभावना हो।